दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर है गुजरात से जिस पे बात करने वाले हैं। जब जिसके उसके बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो वैसे तो ऐसी बहुत सारी घटना हमारे साथ हो चुकी है पत्रकारिता करते-करते कि अब इतने चौंक नहीं जाते। लेकिन जब ये पता चला तो फिर से एक बार जो है चौंक उठे। ये क्या हो रहा है एग्ज़ैक्टली अब ये कहाँ तक और कब तक और पता नहीं कितना होगा। मामला कुछ यूँ है मैं आपको बता दूँ। हमारे एक मेरे पुराने कलीग हैं जयेश शाह। जयेश शाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो भी कुछ 20 साल के आस-पास से पत्रकारिता कर रहे हैं और मेरे साथ वो संभाव मेट्रो में भी थे। फिर वो दिव्य भास्कर में भी रहे और उन्होंने अपना जो ज़्यादातर कार्यक्षेत्र जो है वो कच्छ को बनाया हुआ है। भूज, गांधीधाम और ये सब। अब वो आज जो अभी भी जो है वहीं से काम करते हैं। बड़े निडर पत्रकार हैं और एक पोर्टल चलाते हैं वहाँ पे अभी क्योंकि अब उन्होंने भी स्वतंत्र पत्रकारिता जो है वो शुरू कर दी है। तो वो एक पोर्टल चलाते हैं webnewsdunia.com नाम का एक पोर्टल चलाते हैं। ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि निर्भीक पत्रकारिता करते हैं तो डरते नहीं है, जो होता है वो लिखते रहते हैं। जिनमें जितना इनको जानता हूँ इतने सालों से तो मुझे इतना पता है। अब उनको जो है पुलिस के द्वारा वहाँ की स्थानीय पुलिस के द्वारा एक प्रताड़ना करने किए जाने का किस्सा जब हमको हमारे सामने आया, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, दिलीप पटेल साहब ने हमारा ध्यान खींचा कि ये हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई मतलब छोटा-मोटा समझ लीजिए हम ये जानते हैं, पत्रकारिता में हमारा जो ये प्रोफ़ेशन है, ये फ़ील्ड है, जो काम है हमारा, उसमें ऐसे असंख्य सैकड़ों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, जो कि कुछ इस तरह से काम करते हैं जिसको येलो जर्नलिज़्म कहते हैं। तो वो बदनाम करते हैं हमारे प्रोफ़ेशन को और जो सही अर्थ में पत्रकारिता करते हैं, वो लोग जो हैं वो कभी अपने 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 ऊपर या अपने प्रोफ़ेशन के ऊपर कोई दाग लगे ऐसा कोई काम नहीं करते। जहाँ तक मेरी जानकारी है जयेश शाह उनमें से एक हैं। तो उन्होंने खबर छापी थी अपनी वेबसाइट में, उनकी वेबसाइट अच्छी देखी जाती है, पढ़ी जाती है। तो जब खबर छापी तो वो खबर में वहाँ की जो कच्छ की पुलिस है, उस पर उन्होंने जो है ये एक तरह से उँगली निर्देश किया कि भई पुलिस ने एक ये जो सुपारी कांड मैं पूरी बताऊँगा विस्तार से खबर आपको। वहाँ पुलिस ने जो है वो 5 करोड़ रुपए का कुछ जो है वो गबन किया या तो खा गए या तो ब्राइबरी जैसे आप जिसको वो जयेश शाह की जुबानी सुनेंगे हम लोग। ये खबर छापने के बाद बाकायदा वहाँ पे जो पुलिस के मुखिया हैं कच्छ के, उनके द्वारा उनके निर्देश पर उनका ये कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, व्हाट्सएप कॉल पे धमकाया जा रहा है। तो हमने कहा कि ये तो ठीक नहीं है। इस बात पर तो मुद्दे पर तो चर्चा होनी चाहिए। और क्या है पूरी बातचीत हम उनसे पूछें, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे और इस बात की जो सच्चाई है उस तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सही पत्रकारिता कर रहा है तो फिर वो उसका काम कर रहा है, फिर उसको अगर आप हो कोई धमकी दे या कोई उसको कोई हैरान परेशान करने की अपनी अथॉरिटी के बल पर कोशिश करे तो वो ठीक नहीं, किसी भी हिसाब से वो सहन नहीं किया जा सकता है। तो मैं जोड़ रहा हूँ जयेश शाह वेब दुनिया वेब न्यूज़ दुनिया जो है उनके संपादक हैं। मेरे 2-3 संस्थानों में मेरे साथी सहयोगी रह चुके हैं। तो जयेश शाह साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है 4 PM गुजरात पर। मैं आपसे बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आज का एक वो खबर भी जो है बता दूँ हमारे दर्शकों को, कि भाई हमारे यहाँ मैं आपको खबरें बता चुका हूँ कि किस तरह से पुलिस जो है वो तोड़बाजी करती हुई पकड़ी गई। एक दंपति आ रहा था बाहर से मोस्ट प्रोबेबली दुबई से, रात को 1 बजे के आस-पास उनको पुलिस के ही जवानों ने रोका और 60,000 रुपए उनसे ज़बरदस्ती जो है वो वसूल किए। तो पुलिस जब वसूली करने लगे, वहाँ पे फिर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो उसी के चलते हाईकोर्ट जो है हमारी उसने बड़ा एक गंभीर संज्ञान लिया है, सुओ मोटो किया और उसके बाद जो सुनवाई चली, उसके बाद कोर्ट ने एक आदेश दिया राज्य सरकार को और उस आदेश के चलते राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट पर अगर कोई पुलिस के खिलाफ फरियाद करना चाहता है तो उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो घोषित किया है।
ये स्थिति हमारी आज बनी हुई है, मैं बता दूं आपको। वो नंबर है 14449। हालांकि ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसको एक्टिवेट होने में 15 दिन लगेंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि हाईकोर्ट ने इतने गंभीर रूप से संज्ञान लिया कि सरकार को ये नंबर जो है वो घोषित करना पड़ा है। कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद इसको एक्टिवेट किया जाएगा। और ये विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको पुलिस की ओर से अगर आपको लूटा जा रहा है या किसी तरह से परेशान किया जा रहा है या आपसे वसूली की जा रही है, किसी भी तरह की परेशानी, तो फिर आप गुजरात में इस नंबर 14449 पर जो है आप अपनी फरियाद दर्ज कर सकते हैं। ये बताते हुए मैं अब बातचीत शुरू कर रहा हूं जयेश शाह से। जयेश भाई, ये बताइए कि पहले दर्शकों को ये बता दें कि पूरा क्या मामला था, कौन सी खबर थी जो आपने छापी और उस खबर के बाद क्या हुआ, सिलसिलेवार बता दें। मयूर जी, ये सिलसिला शुरू होता है पिछले साल, जब मुंद्रा पोर्ट से सुपारी के 2-3 कंटेनर पुलिस ने पकड़े थे। ये नॉर्मल सी खबर थी, यहाँ चलता रहता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, मुंद्रा पोर्ट कंडला में। ये खबर सभी ने छापी। खबर छपने के बाद कुछ दिनों के बाद पश्चात पता चला कि ये जो सुपारी कांड हुआ था वो केवल दिखावा का था। इसमें कुछ पुलिस वालों ने पैसे ले लिए थे। 5 करोड़ रुपए की बात थी। तो ये मामला पहले तो अंदर चल रहा था, मतलब बाहर नहीं आ रहा था। मीडिया वालों को भी पता था, लेकिन कोई इस पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जब ये मामला मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं, सुपारी मतलब जो पान में डाली जाती है वो हाँ जी सुपारी। जी, बिटेल, बिटेल, इसे अंग्रेजी में बिटेल कहते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ अब तो बताइए। वो, हाँ, हाँ, तो यहाँ हम सुपारी को खरीद के बेचेंगे, उससे कंपेयर में बाहर से लाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए जो ड्यूटी वगैरह जो कस्टम की होती है वो ज्यादा लगती है। तो यहाँ मिस डिक्लेरेशन करके इसका स्मगलिंग होता है। ये काफी महीनों से कहे या सालों से चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात, ये समाचार आते जाते रहते हैं। तो पिछले महीने ये हुआ कि पुलिस को पता चला, बॉर्डर रेंज के जो साइबर क्राइम सेल है उसको पता चला कि सुपारी से भरे कुछ कंटेनर मुंद्रा से निकले हैं या मुंद्रा के गोडाउन में पड़े हैं। तो उन्होंने वहां पर छापा मारा, उन लोगों को पकड़ा। और जिस तरह से उसके बाद पुलिस की जो कंप्लेन हुई उसके मुताबिक इसमें पुलिस के कुछ कर्मचारियों ने, साइबर सेल के 4 पुलिस कर्मचारी ने, जो सीधे बॉर्डर रेंज के आईजी के सबॉर्डिनेट है, उन्होंने पैसे लेकर उनको जाने दिया। अब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया, बाहर आता गया। इसमें सबसे पहले पुलिस ने एंटी करप्शन की धाराओं के तहत केस किया पुलिस के 4 कर्मचारियों के विरुद्ध। उसके बाद जिसने कंप्लेन की थी कि मेरे पैसे ले लिए, सुपारी की एवज में 5 करोड़ ले लिए थे, उसको भी पुलिस ने फरियादी बना, आरोपी बनाकर उसको, उसके खिलाफ स्मगलिंग का अलग अलग धाराओं में केस कर दिया। तो इस प्रकार से 2 केस पुलिस के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं। अब ठीक है। ये 2 केस के अंदरूनी जो बात थी, बिटवीन द लाइन जो बात थी, जो हमें सोर्स से पता चल रही थी और जो सोशल मीडिया में कुछ ऑडियो टेप भी वायरल हो रहे थे, उसके ठीक है। मुताबिक ये पूरे मामले के पीछे कोई एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर का दिमाग था, उसका हाथ था। अब वो कौन ओके। था वो हमें पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन दिन ब दिन ये एक परत परत खुलती गई, उससे काफी कुछ समझ में आ रहा था कि इसके पीछे कौन सीनियर आईपीएस अधिकारी है, लेकिन कोई खुलकर नाम नहीं दे रहा था। ओके। ये मामला तब जाकर कंफर्म हुआ जब जो 4 पुलिस कर्मचारियों ने ब्राइब ली थी 5 करोड़ की, जिसे ऑफिशियली 3.75 करोड़ यानी पौने 4 करोड़ बताया गया है, लेकिन मेरे सोर्स के हिसाब से वो 5 करोड़ है। तो जो 4 कर्मचारी थे उसमें से एक कर्मचारी की पत्नी ने भूज की कोर्ट में कंप्लेन की कि मेरे पति को गलत तरीके से एसीबी के केस में फंसाया गया है। मेरे पति ने पैसे लिए नहीं है, फिर भी उसको हैरान परेशान किया जा रहा है और इसके पीछे सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो है वही शामिल है, इनका हाथ है। हालांकि ये अभी तक साबित भी नहीं हुआ है, ये कोर्ट में मामला चल रहा है। तो इससे रिलेटेड मैंने तकरीबन 9 खबर
मेरे वेब पोर्ट में लगाई, वेब पोर्टल में। तो ओके। पहले तो मुझे पुलिस से इनडायरेक्टली मैसेज आते गए कि भई आप छोड़ दो, जब कोई नहीं लिख रहा है तो आप क्यों लिख रहे हो? इसमें आपको क्या मतलब है? क्या क्यों कर रहे हो? तो मैंने बोला भैया देखो जो है वो तो छपेगा, अब कोई नहीं लिख रहा है इसलिए मैं नहीं लिखूँगा, ये बात तो गलत है, ठीक है? ठीक है। तो जैसे-जैसे ये बात बढ़ती गई, तो फिर एक बार क्या हुआ अचानक, मेरे ख्याल से पिछले साल सितंबर की बात है ये, रात को 11 हुँ। बजे मेरे मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। मैंने जब वो कॉल देखा तो मुझे पता चला कि बॉर्डर रेंज के आईजी जेआर मोथलिया, सीनियर आईपीएस का व्हाट्सएप कॉल था। ठीक है। तो मैं उस वक़्त तो फ़ोन नहीं ले सका, कुछ काम में था इसलिए। तो हुँ। मैंने फिर सामने से उनको कॉल किया। उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल से मुझे कॉल किया था। ओके, मैंने आपके जैसे पास कॉल नंबर किया, आपने हाँ, सुन के उनका एक नंबर पर्सनल सेव था नंबर क्या? है। हाँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला, "जी सर, बोलिए, मैं एक काम में था, आपका फ़ोन नहीं उठा सका, क्या बात थी?" बोले, "मैं हुँ। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोथलिया बोल रहा हूँ।" मैंने बोला, "जी सर।" हुँ। बोले, "जी, जी, क्या कर रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? कल आ जाओ मेरी ऑफ़िस में 11 बजे।" अब मैं उनको कुछ अच्छा। जवाब दूँ उससे पहले तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब मैं फिर से उनको कॉल लगा रहा हूँ तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो मेरी समझ ठीक है। में थोड़ा बहुत आ गया था कि ये जो मैं लिख रहा हूँ उनसे शायद मुतल्लिया साहब को तकलीफ हो रही है। ओके। तो देर रात हो चुकी थी तो मैंने कुछ ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दिया। दूसरे दिन 10 बजे मुझे एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है। ये सब व्हाट्सएप कॉल ही करते हैं। अच्छा। अ, मुझे बताया कॉल करने वाले ने कि मेरा नाम विजय सिंह परमार है। मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ ठीक है। और आपको 11 बजे तलब किया गया था, आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा, हुँ। भई मुझे तो कोई ऐसी ऑफ़िशियल नोटिस या समन्स मिला नहीं है, तो मैं कैसे जी। आऊँगा? बोले, नहीं, जी। आपको बताया तो गया था। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने सामने से उनको फ़ोन लगाया। तो इस तरह से 3-4 कॉल आते-जाते, कटते-फटते फिर उन्होंने बात टाल दी। फिर दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया कि भई आप आ क्यों हुँ। नहीं रहे हो? फिर मैंने उनको बताया कि भई आप अगर मुझे बुलाना चाहते हो, तो किस केस के रिलेटेड, किस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्या बात है? भारतीय न्याय संहिता की कौन से कानून, कौन-सी धारा के तहत आप मुझे बुला रहे हैं, वो तो क्लैरिफ़ाई कीजिए। आप मुझे समन्स तो कीजिए, तभी मैं आऊँगा ना। ऐसे ना थोड़ी मैं आ जाऊँगा। ठीक है। तो ये सितंबर से चल रहा था। हुँ। तो पिछले वीक ऐसा हुआ कि मेरी ऑफ़िस पर एक पुलिस वाले का फ़ोन आया कि आपके हुँ। लिए हमने एक लेटर तैयार किया है, आपको देना है, तो हुँ। आप कब मिलेंगे ऑफ़िस में? मैंने बोला, ठीक है, मैं ऑफ़िस में हूँ, आप आ जाइए शाम को 4 बजे। तो वो जो कांस्टेबल थे वो आए वहाँ पर, मुझे लेटर दिया और उस लेटर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विजय सिंह परमार जो मुझे कॉल करते थे, उन्हीं की साइन किया हुआ एक लेटर था। ठीक है। जिसमें बताया गया था कि आपने इतनी खबर की है सुपारी स्कैम के बारे में, जो 5 करोड़ का जी। स्कैम हुआ है सुपारी स्मगलिंग का, उसमें आपने कुल मिलाकर 9 खबर की है। तो ये 9 खबर जी। आपको कैसे मिली? इसके क्या आधार है? और आपने हुँ। इसको वेरीफ़ाई करके लिखा है या नहीं लिखा है? इसका जवाब हुँ। देने आपको 3 दिन में हमारे पास हाज़िर हो जाना है। अच्छा। अब उस लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि किस केस के हुँ। तहत, सीआरपीसी की कौन-सी जोगवाई के तहत, ऐसा कुछ नहीं था। जी। सिंपल सा एक जी, लेटर था बिल्कुल। और वो मेरी खबर के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ठीक है, आपने लेटर लिखा है इसलिए मैं आपको मिलने आऊँगा, पक्का है। मैंने मेरा जी। जवाब भी दे दिया उनको कि जी। आपने किस धारा के तहत मुझे ये सब जानकारी माँगी है। अगर आप स्पष्ट करेंगे तो मैं दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं जी। आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा करके मैं पर्सनली प्रेज़ेंट हुआ उनके सामने। तो उस वक़्त जी। जो इंस्पेक्टर परमार थे वो नहीं थे, उनका चार्ज बॉर्डर रेंज के आईजी जेआर मुथलिया के जो रीडर है टीआर चौधरी, उनके पास था जी। इंस्पेक्टर। जी। तो मैं 12 बजे के करीब उनकी ऑफ़िस पर गया था। मुझे साढ़े 12 1 बजे तक बिठाए के रखा और मुझे बोला कि अब आप जा नहीं सकते। मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया, मेरी डिजिटल वॉच भी ले ली उन्होंने और मुझे बिठा के रखा जब तक इंस्पेक्टर चौधरी नहीं आए। कब की चौधरी बात है ये? आते जी, ये मेरे ख़्याल से परसों की बात है ये। ठीक है। हुँ। जी। उन्होंने 5 तारीख को लेटर लिखा था, मुझे 9 तारीख को मेरी ऑफ़िस में मिला और मैं 11 तारीख को उनके सामने प्रेज़ेंट हुआ था। जी।
तो 12 बजे के जाने के बाद मुझे तकरीबन 2 बजे तक बिठा के रखा। मुझे पहले पूछा कि आप क्या करते हैं? ये खबर कैसे लिखते हैं? आपका सोर्स कौन है? आप ऐसा कैसे लिख सकते हो? कोई नहीं लिख रहा है तो आप क्यों नहीं लिख रहे हो? तो मैंने ठीक बड़ी है। अच्छी तरीके से जो इंस्पेक्टर चौधरी थे उनको बताया। लेकिन उन पर जब मैं बात कर रहा था तब बार-बार कॉल आ रहे थे, शायद उनके कोई सीनियर ऑफिसर का कॉल आ रहे थे, इसलिए वो बार-बार बाहर जाकर बात कर रहे थे। और उस वक़्त कच्छ में परसों मेरे ख्याल से कच्छ में काफ़ी ठंड थी, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने उनको बताया कि जी। भई मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेकर आया हूँ, मुझे जाना है। हुँ, अगर आप बोलोगे हुँ, तो वापस मैं आ जाऊँगा, लेकिन अभी आप मुझे रोकिए मत। तो ठीक फिर है। उन्होंने मुझे एक लेटर पर साइन करवाई, जिसमें ऐसा लिखा था कि मुझे जो लेटर दिया गया था उसके रिलेटेड मैं आया हूँ, और मैंने एक जवाब भी मेरा प्रोड्यूस कर दिया था वहाँ पर, और मेरी तबीयत ठीक है। खराब होने की वजह से मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक बाहर है। निकला, मैं बाहर निकल कर जैसे वापस कार में आ रहा था तो मुझे उस कांस्टेबल का फ़ोन आया जो नोटिस देने आया था। उसने कहा कि अब जी। आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपको जब बुलाएँगे तब आप आ जाना। फिर मैंने उसको ठीक साफ है। शब्द में बोला कि भाई साहब आप देखिए, आप जब चाहे हमें बुला नहीं सकते, हमारे भी कुछ काम होते हैं, हमारी कुछ एंगेजमेंट होती है, तो हुँ, अगर आप मुझे नोटिस दोगे फिर से तो अच्छा रहेगा। बोले ठीक है। ठीक है। अ, उसके बाद कल रात से फिर मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि आप ठीक। कहाँ हैं? आपको एक दूसरी नोटिस देनी है। मैंने बोला भई मैं तो निकल चुका हूँ, मैं भूज में नहीं हूँ। बोले नहीं, आपको नोटिस लेने तो आना ही पड़ेगा। मैंने बोला अगर आपको इतनी ही जल्दबाज़ी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो बोले ठीक है, मैं जी। साहब से पूछ कर देखता हूँ। फिर ये ठीक है। मशक्कत कल रात से चल रही थी, तो आज सुबह मुझे एक व्हाट्सएप नोटिस मिली व्हाट्सएप पर, जिसमें ऐसा हुँ, लिखा गया है कि आपको फला तारीख को फली नोटिस के तहत बुलाया गया था, आप आए थे, जवाब नहीं दिया हुँ, और बीमारी का बहाना बताकर चले गए। हालाँकि मैं डॉक्टर के पास भी गया था, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, फाइल है, लेकिन उनको ठीक ऐसा है। लग रहा था कि मैं बहाना बनाकर निकल गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक। मैंने आज जो हुँ, नोटिस आई है, उसका भी जवाब दे दिया है। तो ठीक है। कुल मिलाकर मयूर भाई कहने का मतलब ये है कि सब लोग चुप है, डर का माहौल है, क्या कारण है हुँ, मुझे पता नहीं है। और मैं इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से जो मेरे सोर्स है उसको वेरिफाइड करके लिख रहा हूँ। और जो जी। 9 खबर की बात वो कर रहे हैं, उसमें से हुँ, ज़्यादातर खबर तो एफआईआर और कोर्ट केस और पुलिस की ही प्रेस नोट पर आधारित है। अब आप और हम जब बात कर रहे हैं तब मैं आपके वो जो डॉक्यूमेंट्स वो भी अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, देखेंगे अभी। आप बात करना आप जारी रखें। जी। ये जो देख रहे हैं ये वो 9 खबर के बारे में है जो वीएल परमार साहब ने इनको पूछा है, इन सबका ज़िक्र करते हुए, है ना? ये वही कागज़ है, जी, ये ठीक वही है, जो कागज़ आपको है। पूछा। हुँ। हाँ, उसके बाद आ रहा है आपने जो जवाब भेजा है हाँ, वो ये है। मैंने उनको वहीं जाकर जवाब दे दिया मयूर भाई, मैंने उनको बाकायदा बोला उनको कि देखो हुँ, मुझे यहाँ पर पर्सनली आना ज़रूरी नहीं था, आपने मुझे जवाब माँगा था, ये मेरा जवाब है। मैं आपको ये हुँ, देकर जा रहा हूँ और आपसे मिलने इसलिए आया था कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपसे मिलने नहीं आ रहा हूँ। सही बात है। और अब ये जो है वो आपने डीजीपी साहब को लिखा है खत कुछ? हाँ, ये मतलब अब ये आईजी जेआर मोथलिया है, वो क्या कर रहे थे, सितंबर को मुझे कॉल कर रहे थे, उसके बाद फिर पिछले 15 दिनों से उन्होंने उनके सरकारी जो मोबाइल है, उनसे व्हाट्सएप हुँ, कॉल करके मुझे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, कोई हुँ। भी खबर आती है किसी और मीडिया में, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजते हैं, फिर कॉल करते हैं और सुबह फिर वो जब मैं मैसेज देखता हूँ, तो वो डिलीट कर देते हैं। अच्छा। तो डीजीपी विकास राय को क्या लिखा आपने? मैंने डीजीपी विकास साय जी को लिखा है कि बॉर्डर रेंज के जो आईजी है, वो देर रात को मुझे व्हाट्सएप कॉल करते हैं, मुझे इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या लिख रहे हो? कैसे लिख रहे हो? कल आ जाओ सुबह मेरी 11 बजे मेरी ऑफ़िस में। तो ये क्या मतलब है? मतलब मैं तो समझ रहा हूँ, हम तो काफ़ी सालों से इस फ़ील्ड में हैं, हमें तो पता है कि क्या होता है इसमें। ये एक तरीका होता है किसी को दबाने का, किसी को डराने का। तो ये शायद उसी का ही ये उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये अब ये ज़्यादा हो गया था। तो मुझे लगा कि गुजरात के जो मुखिया है पुलिस के डीजीपी विकास सहाय जी, उनको बताना चाहिए। और मैंने ये एक मेल गुजरात के मुख्यमंत्री को भी लिखा है कि आपके पुलिस के महकमे के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर इस तरह की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। मेरी समझ में मयूर जी ये नहीं आ रहा है कि वो व्हाट्सएप कॉल क्यों करते हैं? फिर मैसेज करके डिलीट कर देते हैं।
तो आपके पास तो कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि आप इस बात को साबित कर पाओ, कैसे साबित करोगे? नहीं नहीं, मुझे पता था कि ये किस हद तक जा सकते हैं, तो मेरे हम्म, पास पुरते एविडेंस है। और जब भी उसको कोर्ट में या कहीं सीनियर ऑफिसर को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं उनको जी, बता दूंगा। मतलब आपने एविडेंस संभाल के अपने मतलब रखे हैं, जब भी बिल्कुल। मौका आएगा तो। बिल्कुल। एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखिए आप जानते हैं, आप मेरी हम्म। पत्रकारिता से पूरी तरह से वाकिफ है ना? जब आपने हम और आप संभाव से एक दूसरे से को जानते हैं 2004 जी। से, और आप जानते हैं कि मैं अपने आप को भी सवाल पूछ लेता हूँ, तो फिर तो सबको बिल्कुल। सवाल पूछता हूँ। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपकी और ये जो माथलिया साहब है, क्या इनकी कोई बीच में कोई रंजिश है? कोई आपसी कोई पुरानी कोई दुश्मनी या तो कोई खलिश, कुछ तकलीफ एक दूसरे को लेकर है? ये कुछ ऐसा मामला तो नहीं है? मुझे काफी अपेक्षित था ये सवाल, और अच्छा लगा हुँ, मयूर जी आपने जो पूछा मुझे। जी, आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मोथला साहब 3 साल पहले जहाँ पर बॉर्डर रेंज के आईजी के तौर पर यहाँ पर नियुक्त हुए, मेरे बहुत जी। अच्छे संबंध थे उनके साथ। मैं तो आज भी मानता हूँ कि मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध है। ये अलग चीज है कि वो मुझे अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं उनसे ठीक है। मिलने गया था। मेरे ख्याल से 2-3 बार मुलाकातें भी हुई है। उनके पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप पर हमारी चैट भी होती थी। जब कोई खबर होती थी या किसी तबादले के बारे में कुछ चर्चा होती थी, तो हम बातचीत भी करते थे। गुड मॉर्निंग के मैसेज आते थे उनके मुझे पर। आप बताइए। लेकिन अब जो खबर है, वो तो मैं लिखूंगा। अब वो ऐसा चाहते थे कि कोई नहीं लिख रहा है तो आप क्यों लिख रहे हो। अच्छा, ये इसी में यही इश्यू है, कोई पुराना कोई कोई मैं टाका-भिड़ा ऐसा कुछ जानता भी नहीं? नहीं था जब तक वो बॉर्डर रेंज में आए, तब तक तो मैं उनको जानता भी नहीं था। ठीक है। नहीं, कई बार ये हो जाता है, देखो मैं इसलिए पूछ रहा था जयेश आपको, कई बार ये हम्म। हो जाता है कि हम भी कई बार पत्रकार हम लोग जो हैं, वो भी कई बार थोड़ा अगर हमारा जो है स्वाभिमान कहीं ठेस पहुँच जाए तो फिर हम गाँठ मार लेते हैं कि साहब इसको नहीं छोड़ेंगे, कहीं भी अगर आएगा पकड़ में तो उठा के पटक देंगे। ये सोच भी कई बार पत्रकार अपने कहीं सामान अगर ठेस पहुँच जाए तो कर लेता है। तो इसलिए पहले अपने खुद के अपने गिरेबान में झाँकना बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी झाँक लेता हूँ। तो मैंने कहा एक बार आपको भी बोलूँ कि आप भी झाँक लेंगे, कहीं वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये मामला पिछले साल सितंबर से चल रहा है। आप मानोगे ठीक कितने महीने हो गए? 4-5 महीने हो गए, और मैंने डीजी को कंप्लेन कब की? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। मुझे ऐसा जी, लगा कि शायद हो सकता है किसी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुथले साहब को मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत, और कुछ लोगों ने भी मुझे बताया बहुत अच्छे इंसान है, भले इंसान है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, शायद उनको जो एडवाइस देने वाले हैं वो गलत लोग हैं। तो आपने ये जो 9 खबरें लिखी, ये जी। जो 5 आपके हिसाब से 5 करोड़ रुपए का हम्म। तोड़ हुआ है, गुजराती में तोड़ कहते हैं, हिंदी में क्या हम्म। कहेंगे वसूली कहेंगे। वसूली, हाँ। हाँ, वो आप रंगदारी जिसे कहते हैं। वसूली या तो जो जो कहें हम्म। या घूस ले ली गई, ये कह सकते हैं। हम्म। जी। तो वो जो आपने वो 5 करोड़ है, उन वहाँ आप कह रहे हैं कि वहाँ कुछ जो आंकड़ा पौने ऑफ़िशियली चार कुछ आ करोड़ है। रहा है, वो पौने 4 करोड़ का है। तो मान लें फॉर एग्ज़ाम्पल पौने 4 करोड़ चल पकड़ के चलते हैं, फॉर जी। एग्ज़ाम्पल। एक बार ये मान के चलते हैं, चलिए ठीक है। हम्म। वो भी कोई वो भी कोई छोटी रकम नहीं है। वो बहुत बड़ी बहुत रकम है। बड़ी बहुत जी। बड़ी रकम है, ठीक है। तो ये जो आप कह रहे हैं 4 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, 4 लोगों को, हम्म। 4 जी। पुलिस 4 4 पुलिसकर्मी पुलिस और एक प्राइवेट पर्सन है जिनके जो बतौर मीडिएटर उन पर काम कर रहा था। मतलब ऑफ़िशियली चार्ज फाइल है इनके ऊपर, आरोप बिल्कुल, फाइल एंटी करप्शन का केस हुआ है। और आपको मजे हाँ, की बात बताऊं कि जो 4 पुलिस कर्मचारी है, वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में काम करते थे, जो आज मुझे नोटिस बोलकर पूछ रहे हैं कि ये खबर आपने कैसे छापी। ठीक है। तो जब आप कह रहे हैं कि आपने एफआईआर जो फाइल हुई और हम लोग वही करते हैं बेसिकली शुरुआती जी हम बिल्कुल। सोर्सेज के ऊपर तो बाद में जाते हैं पहले तो जो जो आता है सामने वो लिखते हैं उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं तो वो जी। आपका बेस उस ऐसा करने से आपकी खबर का बेस पक्का होता है ठीक है हम्म। बात सही है तो अब मैं ऐसे ही मतलब अब हम लोग जो है हम लोग बिटवीन द लाइन्स समझने की कोशिश करते हैं ना कि भाई हम लिख रहे हैं चलिए और कोई नहीं लिख रहा है तो उनकी मर्जी या तो मजबूरी जो समझ लें ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तो ना हमारी कोई मजबूरी है और सच दिखाने की हमारी इच्छा है मर्जी है तो हम लिख रहे हैं हम्म। चलिए अच्छी बात है
तो ये आईजीपी साहब जो हैं बॉर्डर रेंज के, मोथलिया साहब, बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करें। अगर मैं और आप मिलके जयेश, तो क्या इनके इनके पेट में दर्द क्यों है इतना, अगर है तो? मयूर भाई, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पिछले साल तकरीबन मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, ये मार्च अप्रैल से चल रही घटना है। और आते 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 अब धीरे धीरे सब लोगों के जहन में एक सवाल हो रहा है कि एक हेड कांस्टेबल लेवल का आदमी 4.25 करोड़ कैसे ले सकता है, या उसने लेकर किसको दिया, किसके इशारे पर ये सब हुआ, और ये किसके सेल में काम करता था, इस सेल का मुखिया कौन है। तो आप मेरी बात को शायद समझ रहे हो, जो हम लोग बिटवीन द लाइन समझ रहे हो। और ये बात खुलकर तब सामने आई जब एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने भूज की एंटी करप्शन की कोर्ट में कंप्लेन की कि मेरे पति को गलत तरीके से फंसाया गया है, इसमें तो पैसा मोतले साहब ने लिया है। और अच्छा, उन्होंने न केवल, बिल्कुल उसने उसके नाम अंदर उनका नाम है। हाँ, उनका नाम है। और कुछ ऑडियो टेप भी दिए हैं उन्होंने। अब तक जो सोशल मीडिया में वायरल थी ऑडियो टेप, जो ऑथेंटिक नहीं मानी जा सकती थी, वायरल होती रहती है ऐसी तो ऑडियो टेप काफी सारी होती है। हाँ, लेकिन उनको एफएसएल की जांच। बतौर, हाँ, उनको बतौर सबूत के तौर पर कोर्ट में रखा गया है। अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि ये सही है गलत है, इसको रिकॉर्ड पर लेना न लेना। मतलब आप समझो कि पूरा मामला अब रिकॉर्ड पर आ गया। तो डीजीपी साहब को आपने भेजा, हमारे विकास साहे साहब को? जी, कोई है प्रत्युत्तर, या कोई अभी तक कोई वहां से कोई उनकी ओर से कोई जवाब या कुछ, ऐसा कुछ अभी है तो क्या? मेरे ख्याल से सब लोग वाइब्रेंट गुजरात में बिजी है, पूरी सरकारी मशीनरी। तो देखने का शायद टाइम नहीं मिला होगा उनको। और अगर देख लेंगे भी तो पता नहीं उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे भी नहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरा फर्ज था उनको बताना ऑफिशियली। तो इसके लिए मैंने वहां पर कंप्लेन की है। मेरे एक सोर्स ने ऐसा भी बताया था कि गुजरात के होम डिपार्टमेंट है, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर राव जो है, KLN राव, जी। उनको मोथलिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। इसके लिए मैंने विकास साय को फोन किया था कि ये बात सही है, ये कंफर्म करने के लिए। तब विकास साय ने मुझे कहा कि मैं आपको ये कैसे बता सकता हूँ, मैं उनको ऑर्डर भी नहीं दे सकता हूँ, राव साहब को। और फिर मैंने राव साहब को कॉल किया तो राव साहब ने मेरा कॉल उठाया नहीं। तो ये खबर तो मैंने लिखी नहीं, लेकिन मेरी एक वीकली कॉलम आती है ऑफ द रिकॉर्ड, जिसमें कुछ ऐसी बातें होती है जो रिकॉर्ड पर नहीं होती है, सुनी सुनाई बातें होती है, ऐसी कुछ होता है। इसमें मुझे किसी को कोट करने की भी जरूरत नहीं होती है। और उस कॉलम के अंदर मैंने एक पीस लिखा था कि क्या राव मोथलिया साहब की इन्वेस्टिगेशन राव साहब कर रहे हैं, ऐसा करके। तो इस बात का बड़ा दुख उनको लगा है। जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर चौधरी के पास गया तो 9 खबर में से कोई और खबर पर उनकी निगाह नहीं टिक रही थी। उनकी निगाह कहां पर टिक रही थी, ये राव साहब की खबर आपको किसने दी, किसने दी? ये राव और साहब की वो खबर आपके पास कैसे आई। और वो सोर्स कौन है, ये बताओ? मेरा, हाँ, मैं बता देता हूँ, ये मेरा सोर्स है होम डिपार्टमेंट के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर। मैंने कहा कि अब सर मैं उनका नाम बताऊंगा तो क्या उनको आप बुलाओगे यहाँ पर। चलो ठीक है। पर ये इसलिए बात करना जरूरी था जयेश भाई कि अगर आप स्वतंत्र और निडर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंचे, सिस्टम तक पहुंचे, और ये पता चले कि भाई आप अगर सही बात के लिए लड़ रहे हैं तो अकेले नहीं है। ये बहुत जरूरी होता है। एक तो बात करने का सबसे बड़ा आपसे हेतु ये था। और दूसरी बात कि जो पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी की बातें, और सुचारू और सुव्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन की जो बातें और हो रही है, वो उसमें कितना झोल है, जी, वो भी लोगों के सामने दिखना चाहिए कि हाईकोर्ट को सुओ मोटो लेना पड़ता है, और जी, हाईकोर्ट फिर बिल्कुल उनको सरकार संज्ञान लेना पड़ा उनके खिलाफ। संज्ञान लेना पड़ा, और फिर ये एक नंबर जो है घोषित करना पड़ा 1449, कि अगर पुलिस की ओर से कोई परेशानी होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है, तो जायज, मतलब परेशानी तो वही है जो जायज नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर कानूनी अगर आपको पुलिस आपसे बर्ताव करती है तो फिर तो कोई परेशानी होती नहीं है। लेकिन अगर इलीगल, गैर कानूनी रूप से अगर आपसे कोई बात होती है या परेशानी होती है, तो आप 1449 पर इसकी फरियाद कर सकते हैं। ये हर राज्य सरकार को इसको जारी करना पड़ा। एक वो भी तो है ना, वो एक नहीं,
काफी लंबे अरसे से कोई नंबर एक अथॉरिटी है, कौन सी स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का भी एक फॉर्मेशन हुआ है। इनका भी काम हाँ। यही है कि पुलिस के खिलाफ जो भी कंप्लेन हो दो। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक एक वारदात होने के बाद एक एक अथॉरिटी एक एक नंबर कब तक आप डिक्लेयर करोगे साहब। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है। तो यही है भाई, हमको आपको ये बताना था कि एक और बात आपको जोड़ दूं, एक आपको बड़ी जी हंसी आएगी ये सुनकर। ये पूरा जी जो मामला चल रहा है वो बॉर्डर रेंज के आईजी है, उनके एरिया में, मतलब जो 4 जिले उनके अंडर में आते हैं उनके चल रहा है। जी मजे की बात ये है कि पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक एसआईटी गठित की गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो टीम भी इन्होंने ही गठित की है। अब मेरे खिलाफ मामला चल रहा है, मेरे खिलाफ शंका है, और मैं ही एक टीम बना रहा हूं कि यार इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। हाँ, वो वही तो है, इसमें ये हंसी आने वाली बात ही है, और क्या है, और क्या कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा था तो मैं तो शंका से परे रहने के लिए, अगर मैं उनकी जगह होता तो किसी और रेंज को ये इन्वेस्टिगेशन दे देता। ये बात सही है। मैं ही जांच करूंगा कि मैं दोषी हूं या नहीं। बिल्कुल, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। चलो, जी जयेश भाई, बस। आप निडरता से काम करते रहें, और आप सच्चाई की राह पर चलते रहें। अपना जो काम है, धर्म है हमारा, जी वो सच दिखाने का, बोलने का और कहने का है। उसी पर आप कायम रहे। हम जब तक आप वो हैं, तब तक हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, उनको भी एक बड़ी बड़ी एक कड़वी सच्चाई जो है उसका पता आज चला होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपडेट हमको देते रहिएगा। अगर आप कुछ इसमें कुछ होता है आपके पूरे मामले में, तो हमसे जो है आप उसको शेयर करते रहिएगा, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है ना। जी मेरे भाई, ये बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारे दर्शकों के लिए आके अपनी बात रखी। तो ऐसे बात करते रहेंगे, फिर से एक बार आपको किसी और कार्यक्रम के लिए मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। जी नमस्कार। दोस्तों, जयेश शाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ। मैंने कहा मेरे साथ काम कर चुके हैं, बिल्कुल। अभी वो कच्छ में भुज में है मेरे ख्याल से, और वहां से वो काफी लंबे अरसे से एक अपना इंडिपेंडेंट मीडियम चला रहे हैं। और एक खबर, अब देखिए, खबर तो हमारे यहाँ बहुत सारी होती है, सोर्सेस, सूत्रों के हवाले से भी खबरें होती है, और वो सोर्स हम अपने, अगर हम जब रिपोर्टर हुआ करते थे, तब हम हमारे संपादक को भी नहीं बताते थे, और वो भी हमसे जबरदस्ती पूछ नहीं सकते थे। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है जर्नलिज्म का, वो आपको बताना चाहते हैं। तो इसी के चलते अब फिर भी जब वो अपना काम सही ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने जाना, अभी उनसे बातचीत सुनी आपने कि किस तरह से उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है पुलिस के द्वारा। फरियाद उन्होंने लिखी है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन हम उनसे संपर्क में रहेंगे, और अगर उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, तो उस आवाज को उठाने में हम भी उनके साथ खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। अगर आप कार्यक्रम को देखने के बाद जो भी सोच रहे हैं, मन में आपके जो भी हो रहा है, विचार प्रकट हो रहे हैं, तो वो आप कमेंट करके लिख के हमको बताइएगा। बात आपको हमारी पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।